उगते सूरज का देश जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश, आज दुनिया के नक्शे से मिटने के खतरे के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि एक पूरा देश मिट जाए। लेकिन बात बिल्कुल सच है। आज जापान के सामने जनसंख्या बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती भारत की तरह जनसंख्या बढ़ने पर होने वाली चुनौती नहीं है। दरअसल जापान की कुल आबादी तो 12.5 करोड़ के आसपास ही है, पर फिर भी आज जापान खतरे में। इसका कारण है जापान का डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक पंक्ति में समझ लीजिए। आबादी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, उसका जो असर इकोनॉमी पर पड़ता है उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। दरअसल जापान में हुआ ये कि देश में पूंजीवादी को बढ़ावा मिला, खूब तरक्की हुई, खूब शहरीकरण हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, सिविक सेंस बढ़ा। इस वजह से जापान का बर्थ रेट कम हुआ और लोग लंबी उम्र तक जीने लगे। एक औसत जापानी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 साल, यानी ज्यादातर जापानी 84 साल तक तो जीते ही हैं। लेकिन समस्या ये है कि जापान बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। जापान के बच्चे, जवान और बूढ़ों की औसत उम्र निकाली जाए तो वो है 48 साल। जापान में 62 से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 1/4 है, जो 2050 से बढ़कर 1/3 होने की आशंका है। इसलिए जनवरी की शुरुआत में खबर आई थी कि जापान की सरकार अपने नागरिकों को देश की राजधानी टोक्यो को छोड़ने के लिए 1 मिलियन येन यानी करीब 6.25 लाख रुपए दे रही है। टोक्यो में भी यही हुआ, आबादी क्षमता से ज्यादा बढ़ गई। इसलिए सरकार चाहती है कि लोग टोक्यो से विस्थापित होकर डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड सिटीज को आबाद करें, ताकि वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो और बसावट का डिसेंट्रलाइजेशन हो। और इसी सिलसिले में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जापान के नीति नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जापान टाइम्स की खबर के मुताबिक फूमियो ने कहा है कि समाज की स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की मजबूती के लिए जरूरी है कि बच्चों के पालन पोषण संबंधित नीतियां और योजनाएं बनाई जानी चाहिए। एक जमाना था जब रविंद्रनाथ टैगोर जापान से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 3 बार जापान की यात्रा की और उसकी इकोनॉमिक और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को खूब सराहा। पर अब पिछले कई दशकों से जापान की इकोनॉमी सुस्त हो चली है। ये वहाँ की सरकार और समाज के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी जापान को सख्त पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है। ज्यादातर भारतीयों के लिए जापान ऐसा देश है जो फिल्मों और सुनी सुनाई बातों के जरिए हम तक पहुंचता है। मसलन जापानी बहुत मेहनती लोग होते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं। वहाँ के बच्चे खूब पढ़ते हैं, अनुशासित लोग होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और तरक्की में बेजोड़ भी। और अमूमन परसेप्शन और हकीकत में फर्क आता है। लेकिन जापान के केस में ऐसा नहीं है। इकोनॉमी को ही देख ले, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान। दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सबसे कम हत्या दर, ताकतवर पासपोर्ट और दुनिया का सबसे अच्छा हाई स्पीड रेल नेटवर्क, किसी भी विकास के सूचक के हिसाब से जापान बहुत आगे है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ है कि पीएम फूमियो किशिदा ने कह दिया है कि देश के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं, कि घड़ी आ गई है। अंग्रेजी में कहें तो नाउ और नेवर। बता दें कि आज फर्टिलिटी रेट में आई कमी की परेशानी से सिर्फ जापान ही नहीं जूझ रहा, बल्कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इटली, ताइवान, हांगकांग और चीन जैसे देशों का भी यही हाल है। ऐसे में यही सवाल सामने आ रहा है कि क्या आने वाले सालों में दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा जापान। आइए जानते हैं कि आखिर जापान के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के कंसल्टेंट मसाका मोरी का कहना है कि ये देश आने वाले सालों में दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। इस तरह के बयान के पीछे का कारण कोई महामारी या युद्ध का होना नहीं है, बल्कि अपने ही देश की घटती जनसंख्या है। जहां एक तरफ भारत जैसे कुछ देश लगातार बढ़ रही जनसंख्या से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान की समस्या ठीक इसके विपरीत है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के एक सलाहकार मसाका मोरी ने कहा कि इस देश में जिस रफ्तार से प्रजनन दर नीचे गिर रही है, आने वाले दिनों में जापान में युवा कम हो जाएंगे और इस देश का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जापान का युवा इस देश के नक्शे से गायब होने का कारण कैसे बन सकता है। जन्म दर की तुलना में मरने वालों की संख्या 2 गुनी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में बीते साल कुछ 7,99,728 शिशुओं का जन्म हुआ था। पिछले 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल में इतने कम बच्चों ने जन्म लिया हो। वहीं इस साल देश में 15,80,000 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े से ये तो साफ नजर आ रहा है कि जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुना है। और ऐसा होना जापान की जनसंख्या को तेजी से कम कर सकता है। युवाओं की तुलना में बूढ़े ज्यादा। इस देश में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कम होने के कारण युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जापान का एक शहर है मोनाको। इस शहर की आधी आबादी 49 साल से कम उम्र की है और आधी 49 से ज्यादा उम्र की है। बता दें कि वर्तमान में जापान में करीब 12 करोड़ 46 लाख लोग हैं। ये जनसंख्या साल 2008 की जनसंख्या के बराबर है। साल 2008 में जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 40 लाख थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ 15 साल में कई देशों की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है,
कि उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वहीं जापान में 15 सालों के बाद भी आबादी उतनी की उतनी ही है। ऐसे में आज ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। साफ बात है कि कोई भी देश जहां आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायर हो रहा हो और कामकाजी आबादी की जनसंख्या घट रही हो, ऐसे में देश की इकोनॉमी की रफ्तार को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादा संख्या में लोगों के बुजुर्ग होने और रिटायरमेंट लेने से वहां के हेल्थ सर्विसेज और पेंशन सिस्टम अपने एबिलिटी के मैक्सिमम लेवल पर होते हैं। वहीं उम्रदराज आबादी के युवा आबादी से ज्यादा होने का सफल मतलब है कि उस देश में प्रोडक्टिविटी का कम होना। इससे न सिर्फ मिलिट्री बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस जैसे एरियाज में भी देश पीछे जा सकता है। और आज जापान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जापान सरकार देश में जन दर को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई रणनीतियां आजमा चुकी है, लेकिन उन्हें मनचाहे नतीजे हासिल नहीं हुए हैं। अब हाल ही में प्रधानमंत्री किशिदा ने एक ऐलान किया कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम्स पर अपनी तरफ से खर्च होने वाली रकम को दोगुना करेंगे। सरकारी रकम को बढ़ाने का मतलब है कि इसके जरिए जन्म लेने वाले बच्चों की परवरिश में मदद की जाएगी। लेकिन आज जापान में ऐसे हालात क्यों हैं और क्या बच्चों को जन्म देने से कतरा रही है महिला? आज जापान में फर्टिलिटी रेट में गिरावट के मेन वजहों में से एक युवा महिलाओं का कम शादी करना है। आसान भाषा में समझें तो किसी भी महिला के लिए पीक प्रोडक्टिव एज 25 से 34 होती है, लेकिन इस देश में अनमैरिड रहने वाली लड़कियों का रेशियो 1970 तक स्टेबल बना रहा, लेकिन 1975 तक ये रेशियो बढ़कर 21% से ऊपर चला गया। साल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक साल 25 से 29 साल की उम्र तक की 66% लड़कियां अनमैरिड हैं, यानी उन्होंने शादी नहीं की। इसके अलावा 30 से 34 साल की 39% लड़कियों ने शादी नहीं की। बता दें कि जापान में 25 साल से 29 साल तक की उम्र के महिलाओं का लेबर पार्टिसिपेशन रेट 1970 में 45% के लगभग दोगुना होकर साल 2020 में 87% हो गया है, जिस वजह से यहाँ विवाह परंपरा का डाउनफॉल होने लगा है। प्रोफेशनल लड़कियां अब शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के वियना बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेमोग्राफी के डिप्टी डायरेक्टर टॉमस सबोत्का कहते हैं, इस देश में वर्तमान में एक महिला औसतन 1.3 बच्चों को जन्म देती है। यहाँ महिलाएं कम बच्चों को जन्म देती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें बच्चों को जन्म देने के बाद उसका पालन पोषण शामिल है। दरअसल माता पिता पर बच्चे को सबसे अच्छी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का दबाव होता है और जापान में पढ़ाई पर भी बहुत ज्यादा खर्चा है। आज जापान में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उन्हें बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने के लिए कम समय मिलता है। ज्यादातर पढ़ी लिखी युवतियां अपना जीवन व्यापन खुद करती हैं, अकेले रहती हैं और उन्हें बच्चों को जन्म देने में दिलचस्पी नहीं रहती। इसी के साथ साथ कम बच्चों को जन्म देने का एक अहम कारण ये भी है कि महिलाएं उम्र 30 की उम्र के बाद पहले बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे में वो ज्यादा बच्चों की मां नहीं बन सकती। इसी के साथ लोगों की उम्र बढ़ रही है, वो रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह काम करने वालों की संख्या कम है। वर्क और एम्प्लॉयज का गैप बढ़ गया है। बर्थ रेट कम क्यों है? इसके लिए एक्सपर्ट्स कुछ कारण बताते हैं, जैसे महंगाई, शहरों में कम जगह और बच्चों की केयर फैसिलिटीज कम है। इस वजह से कपल्स बच्चे कम पैदा करते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में 2 साल का बेबी बूम आया था, मतलब प्रजनन दर ज्यादा था, लेकिन फिर मामला पलट गया। बहुत समय तक प्रजनन दर कम रहा और कम होता गया। यही सब वजहें हैं कि आज जापान में 20 साल से कम युवाओं की आबादी केवल 16% है और जो युवा बचे हैं वो अपॉर्चुनिटीज के लिए शहर जाने लगे हैं और गांव खाली हो गए। ग्रामीण इलाकों में आबादी तेजी से घटी, जिससे गांव में टैक्स कलेक्शन कम हो गया है और आबादी का ऐसा इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही जापान की क्राइसिस है। कहीं कामगार आबादी बहुत ज्यादा है, कहीं है ही नहीं। जापान में जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा है कि देश में इसके लिए आपात कदम उठाए जाएंगे। जापानी दुनिया में सबसे तेजी से कम होने वाली जनसंख्या वाले देशों की सूची में 9वें स्थान पर है। इसी के चलते जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने हाल ही में संकल्प लिया है कि वे जापान के डिसलिंग बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए आपात कदम उठाएंगे। आज जापान उन टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है जिनकी जनसंख्या की रफ्तार कम होने की दर सबसे कम है। जापान ऐसा देश है जहां विस्थापन नहीं बल्कि गिरती जन्म दर समस्या है। इससे बच्चे पैदा होने की संख्या की जो उम्मीद 8 साल बाद की जा रही थी, वो कम संख्या पिछले साल ही पहुंच गई। जापान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हालात अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हो गए, नहीं तो दुनिया के सबसे पुराने समाज में से एक को बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जापान अपने देश के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, बल्कि वहां तो पहले ही ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नगद बोनस और बेनिफिट फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं। पिछले साल जापान में
में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या पहली बार 8 लाख के नीचे पहुंच गई थी, जिसके बारे में माना जा रहा है कि ये 8 साल पहले ही आ गई है। यही वजहें हैं कि जापानी संसद में इस साल के अपने शुरुआती एक्सहॉर्टेशन की किशिदी ने जनसंख्या नीति के बारे में बात करते हुए कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं की सिचुएशन तब आई है जब जन्म और बच्चों को पालने संबंधित नीतियां एक बड़ा मुद्दा बन चुकी हैं और इस मामले में और इंतजार नहीं किया जा सकता है। जापान सरकार अब ये योजनाएं बनाने में जुट गई है। किशिदा ने बताया अब नई पॉलिसी के तहत वे जून तक ऐसी योजनाएं पेश करेंगे जिससे बच्चों से जुड़ा हुआ बजट 2 गुना कर दिया जाएगा और नए बच्चों और परिवारों पर निगरानी रखने के लिए सरकारी एजेंसी का गठन अप्रैल तक कर दिया जाएगा। जापान अभी बच्चों की परवरिश के लिहाज से चीन और दक्षिण कोरिया के बाद दुनिया का तीसरा महंगा देश है। यूथ पॉपुलेशन रिसर्च के मुताबिक जापान, चीन और दक्षिण कोरिया तीनों देशों में जनसंख्या गिरती जा रही है और ये दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए एक सीरियस टॉपिक है। इसके अलावा दूसरे कई और देश भी घटती और बढ़ती हुई आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं। चीन ने तो हाल ही में जानकारी दी है कि साल 2022 में उसकी जनसंख्या पिछले 60 साल में पहली बार कम हुई थी। वहीं पूर्वी यूरोप के कई देश भी तेजी से कम होती आबादी से परेशान हैं, लेकिन वहां विस्थापन एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा, हमारे देश की इकॉनमी, समाज की स्टेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस की सोच में हम बच्चों के पालन पोषण के समर्थन को अपनी सबसे अहम पॉलिसी के रूप में रखते हैं। किशिदा ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि सरकार बच्चों के संबंधित कार्यक्रमों पर अपने खर्च को 2 गुना करेगी। जापान में दुनिया में सबसे कम जन्म दर है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक 1899 में जन्म दर को लेकर रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू होने के बाद पहली बार 2022 में 8 लाख से कम जन्म दर्ज किए गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में जापान में 1500 में से लगभग एक व्यक्ति की उम्र 100 या उससे अधिक थी। आज जापान की घटती जनसंख्या और कम जन्म दर के पीछे एक्सपर्ट्स कई कारकों की ओर संकेत करते हैं। देश में रहने की हाई कॉस्ट, लिमिटेड स्पेस और शहरों में बच्चों की देखभाल को लेकर हेल्प की कमी की वजह से इन कारकों में शामिल है। बच्चों की देखभाल के लिए हेल्प की कमी से उन्हें पालन मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग परिवार की जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास नहीं करते। बताया जाता है कि हाल के सालों में विवाह और परिवार शुरू करने की तरफ एटीट्यूड में भी बदलाव आया है, लेकिन आज सिर्फ जापान ही इस समस्या से नहीं जूझ रहा, बल्कि इसके अलावा कुछ और देशों में भी जन्म दर की कमी आ रही है। आज जापान के साथ साथ सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इटली, ताइवान, हांगकांग और चीन जैसे देशों का भी यही हाल है। सिंगापुर, इस देश की कुल आबादी साल 2021 के जून महीने में 4.1% घटकर 50.45 लाख रह गई। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक सरकार द्वारा 1970 में इस तरह के आंकड़े इकट्ठा करना शुरू करने के बाद से ये सबसे तेज गिरावट है। बीबीसी की एक खबर में सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की स्कॉलर कहती है कि इस देश की सरकार साल 1980 से ही जन्म दर में गिरावट की समस्या का हल ढूंढ रही है। साल 2001 में यहाँ बच्चे जन्म देने वाली परिवार को इकोनॉमिक बेनिफिट्स के एक पैकेज का ऐलान किया गया था। इस योजना को तैयार करने में कई साल लगे थे। उस पैकेज के तहत प्रेग्नेंट महिला को पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। इसके अलावा जन्म लेने के बाद बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी दी जाती है और उस परिवार को टैक्स में छूट जैसी कई रियायतें मिलती हैं। हालांकि इन सभी प्रोजेक्ट्स और कोशिशों के बावजूद इस देश का जन्म दर लगातार गिर रहा है। दक्षिण कोरिया, एशिया की चौथी सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश। दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम बर्थ रेट का अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। जनगणना के आंकड़ों की माने तो साल 2021 में यहाँ बर्थ रेट घटकर 0.18 रह गई। इस देश में साल 1970 से जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है। उस वक्त दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर 4.53 था। इसके अलावा 2021 में बर्थ रेट घटकर सिर्फ 0.81 रह गया। अगर इस देश में जन्म लेने वाले बच्चों का आंकड़ा इसी तरह कम होता गया तो जल्द ही यहाँ सिर्फ उम्रदराज आबादी रह जाएगी। ताइवान की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने हाल ही में अपनी एक प्रेडिक्शन में बताया कि इस देश में साल 2035 तक 2021 के कंपैरिजन में हर साल लगभग 20,000 बच्चे कम पैदा होंगे। साल 2021 में इस देश में 1,53,820 बच्चे पैदा हुए थे। इस काउंसलिंग में कहा गया कि साल 2023 तक ताइवान सबसे कम बर्थ रेट वाला एरिया बन जाएगा, यानी बर्थ रेट के मामले में ये देश दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ देगा। इटली, जापान की तरह इस देश में भी बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। जन्म दर अगर इसी रफ्तार में गिरता रहा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2100 तक यहाँ की आबादी आधी हो जाएगी। साल 2017 में इस देश में 6 करोड़ 10 लाख आबादी थी, जो लेंसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सदी के आखिर तक घटकर 2 करोड़ 80 लाख रह जाएगी। चीन, जी हाँ,
इस लिस्ट में चीन भी शामिल है। बता दें कि साल 1979 में चीन ने अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी योजना शुरू की थी, लेकिन आज ये देश भी जन्म दर में हो रही कमी से जूझ रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट की माने तो आने वाले 4 सालों में चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ हो जाएगी, लेकिन सदी के आखिर तक चीन की आबादी घटकर करीब 73 करोड़ हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।